नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर, जिसमें जानेंगे कि पिछले 24 घंटे यानी कि एक दिन में क्या क्या कुछ हुआ है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं शो। तो क्रिप्टो बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला है। हालांकि बिटकॉइन और दूसरी प्रमुख क्रिप्टो एसेट्स में गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन 2.5% से ज्यादा गिरकर $64,529 पर आ गया। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो करीब 1.69% की इसमें गिरावट देखने को मिली और ये $1,764 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। सोलाना की अगर बात करें तो ये 3.14% टूटकर करीब $72 पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। अधिकांश प्रमुख क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीति बैठक का इंतजार वो कर रहे हैं। वहीं बाजार की सुस्ती के बीच यूनिस्वैप का टोकन यूएनआई जोरदार तेजी के साथ उभर कर सामने आया है। यूएनआई करीब 22.5% की तेजी उछाल के साथ यहां पर $3.53 पर पहुंच गया। दरअसल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यूएनआई पर कवरेज देते हुए 2030 तक के लिए $100 का टारगेट प्राइस यहां पर दिया है। बैंक के डिजिटल एसेट्स रिसर्च हेड जेफरी केंड्रिक ने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को ऑन चेन इकोनॉमी की एक बुनियादी लेयर कहा है, जिसके साथ इसमें भारी खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्याज दरों में संभावित बदलाव और फेड की टिप्पणी जोखिम वाले एसेट्स, खासकर क्रिप्टो करेंसी बाजार की दिशा यहां पर तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से अधिकांश निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से यहां पर बच रहे हैं। वहीं अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने 21st सेंचुरी रोड टू हाउसिंग एक्ट पर सहमति बना ली है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी पर अस्थायी रोक भी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व 31 दिसंबर 2030 तक किसी रिटेल सीबीडीसी या डिजिटल डॉलर को जारी नहीं कर सकेगा। सीबीडीसी को लेकर अमेरिका में लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थकों का मानना है कि इससे भुगतान प्रणाली ज्यादा आधुनिक और कुशल बन सकती है, जबकि आलोचक इसे निजता और सरकारी निगरानी के लिए खतरा मानते हैं। इसी वजह से कई सांसद सीबीडीसी पर स्थायी प्रतिबंध की मांग भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावित प्रतिबंध स्टेबल कॉइन्स पर लागू नहीं होगा। बिल में क्लियर किया गया है कि निजी क्षेत्र द्वारा जारी खुले, परमिशनलेस और डॉलर समर्थित डिजिटल टोकन्स को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम अमेरिकी क्रिप्टो उद्योग, खासकर स्टेबल कॉइन सेक्टर के लिए सकारात्मक माना जा सकता है। अगर बिल अंतिम रूप से कानून बन जाता है तो अमेरिका की डिजिटल एसेट नीति की दिशा आने वाले सालों में काफी हद तक यहां पर तय हो सकती है। चीन का केंद्रीय बैंक पीबीओसी अब स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल करेंसी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के भविष्य के रूप में देख रहा है। हाल ही में आयोजित एक फोरस में यहां पर पीबीओसी के गवर्नर ने कहा है कि स्टेबल कॉइन्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी वैश्विक भुगतान व्यवस्था को तेजी से बदल रहे हैं और पारंपरिक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। चीन का मानना है कि मौजूदा इंटरनेशनल भुगतान प्रणाली धीमी, महंगी और कुछ चुनिंदा नेटवर्क पर अत्यधिक निर्भर है। ऐसे में ब्लॉकचेन आधारित भुगतान समाधान और डिजिटल युआन यानी कि ECNY अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बना सकते हैं। इसी दिशा में चीन ने डिजिटल युआन के लिए एक नए क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल भागीदारी को बढ़ावा देना यहां पर शुरू कर दिया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन लंबे समय तक क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा है। अब चीन स्टेबल कॉइन्स को वैश्विक भुगतान व्यवस्था में एक उभरती ताकत के रूप में स्वीकार करता दिख रहा है। हालांकि उसका फोकस निजी क्रिप्टो टोकन्स की बजाय राज्य समर्थित डिजिटल युआन पर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम डॉलर आधारित वैश्विक भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम करने और युआन के अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल को बढ़ाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अगर ये पहल सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में वैश्विक डिजिटल भुगतान बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज यहां पर हो सकती है। यूरोप में क्रिप्टो करेंसी के लिए यहां पर कई सारी जो कंपनियां हैं उनके लिए MICA मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स नियमों की समय सीमा नजदीक आने के बीच बिटगो और बायनांस चर्चा के केंद्र में है। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल एसेट कस्टडी फर्म बिटगो के पास पहले से जर्मनी के BAFIN नियामक से माइका लाइसेंस यहां पर है, जिससे वह पूरे यूरोपीय संघ में अपनी सेवाएं दे सकती है। इसी वजह से कुछ ऐसी क्रिप्टो कंपनियां जिनके पास खुद का MICA लाइसेंस नहीं है, बिटगो जैसे लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स के जरिए यूरोपीय
ग्राहकों तक पहुंच बनाए रखने के विकल्प तलाश रही हैं। दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज में शामिल बाइनेंस को लेकर अनसर्टनिटी बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीस में उसके MiCA लाइसेंस आवेदन को मंजूरी मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। अगर बाइनेंस को समय पर लाइसेंस नहीं मिलता है तो उसे यूरोपीय संघ में अपनी सेवाएं पर असर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वह सभी लागू नियमों का पालन कर रही है। MiCA के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो कंपनियों को यूरोपीय ग्राहकों को सेवाएं देना बंद करना पड़ सकता है। ऐसे में कई फर्म्स ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स और साझेदारियों के जरिए यूरोपीय बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।